बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को वतन वापसी पर एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने से रोक दिया है और 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। दूसरी जानिब साइफर केस सुनने वाले जज की तैनाती के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने तहरीरी फैसला जारी किया है। मरियम नवाज साहिबा ने भी आज तकरीब से खिताब किया है और उन्होंने कहा था कि मुस्लिम लीग नून एक नई जमात बनकर उभर रही है। नवाज शरीफ साहब के जो मुखालिफ हैं वो भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब अगर वतन वापस आएंगे तो पाकिस्तान जो है उसकी मईशत बेहतर होगी। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को। क्या नवाज शरीफ की जो वापसी की तमाम रुकावटें थी वो दूर हो गई हैं? ये नवाज शरीफ साहब की जो यानी ये था कि फौरी तौर पे उनको गिरफ़्तार ना किया जाए, ज़मानत दे दी जाए, वो 24 तारीख तक अपना जो जलसा है लाहौर का वो सब कुछ करें और 24 तारीख को अपने आप को सरेंडर कर दें अदालतों के सामने। तो ये उनको एक आप समझें कि अदालत का फैसला, और नैब ने भी इस पर इतराज़ नहीं किया क्योंकि वो बहरहाल अब मुकदमा आगे कैसे चलता है और उनका जलसा कैसे होता है और वो क्या इंतखाबात तक पहुँच पाते हैं, इंतखाबात उनकी नाअहली सज़ा, ये अभी सारे कानूनी मामलात हैं। लेकिन एक उनका ये कम से कम तय हुआ कि वो वापस आ रहे हैं और वापस आ रहे हैं और अब वो मेरे ख्याल से सीधा लाहौर ही जाएंगे। शायद इस्लामाबाद में मेरे नहीं ख्याल कि कोई उनकी आने की कोई ज़रूरत है क्योंकि उनको 24 तारीख को तो पेश होना है अदालतों के सामने, ये नवाज शरीफ साहब को। तो ये जो है ये अब मुल्क के अंदर की जो सूरत हाल है ये सारी की सारी बहुत कुछ हो रहा है ख़ित्ते में, और जो रहनुमा हैं सारे पूरी दुनिया के वो इस वक्त, और जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो अस्करी हुकाम हैं और जो अवाम हैं, वो अवाम जो कि समझ रहे हैं इन मामलात को मुख्तलिफ़ मुल्कों में, और जो मुख्तलिफ़ रियासतों में अकाबरीन बैठे हैं, जो उनके थिंक टैंक्स हैं, जो हालात को देख रहे हैं किस तरफ जाते हुए, तो उनके वहाँ जहाँ दुनिया जा रही है वहाँ ये बातें जो हैं इस वक्त ये देखना है कि कहाँ जाते हैं मामलात, क्योंकि जो भी कुछ होने जा रहा है पाकिस्तान में वो ख़ित्ते और दुनिया के वाक़यात तय करेंगे। आज जो है वो ऋषि सुनाक जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं वो आज इसराइल आए और उन्होंने भी इज़हार यकजहती किया नेतन्याहू जो वज़ीर आज़म इसराइल के उनके साथ। लेकिन कुछ मामलात बिगड़ गए हैं। अच्छा, मामलात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिगड़ गए हैं क्योंकि यहाँ पर डिप्लोमेसी जो है वो उसकी एक अब कोशिश हो रही है, वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की तरफ से हो रही है। लेकिन उन्होंने ये बात वहाँ जाके इसराइल में कही उन्होंने भी कि हम चाहते हैं कि आप जीतें, यानी इसराइल को कहा कि आप इसमें जंग में फतह हासिल करें। और उसके बाद जो है वो उन्होंने आज रात को, अभी तक जो इत्तला है वो आज रात को उन्होंने सऊदी अरेबिया और कतर जाना है। फिर उसके सही। अच्छा, सऊदी अरेबिया और कतर का एक माहौल ज़ाहिर है कि बिल्कुल मुख्तलिफ है क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है उसने तो सेक्रेटरी ब्लिंकन को इंतज़ार करवाया सारी रात, वो जो बैठे रहे कई घंटे, और जो शाह अब्दुल्ला दोयम हैं वो आज का दिन उन्होंने गुजारा मिस्र में। वो मिस्र में चले गए थे आज, यानी वो मिस्र जहाँ के जनरल सीसी ने ओमान आना था, लेकिन जो ओमान से जो उनके बादशाह हैं वो मिस्र चले गए और मिस्र में उनकी तवील मुलाकात हुई प्रेसिडेंट सीसी के साथ, जनरल रिटायर्ड सीसी के साथ। और आज किसी वक्त जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन जब वापस पहुँचेंगे या पहुँच गए हैं अमेरिका इस तरह से, तो आज वो शायद कौम से भी खिताब करें, एक पब्लिक एड्रेस करें। अच्छा, अब इसमें जो दो तीन बातें हैं वो ये है कि क्या इसमें हालात किस तरफ को, क्योंकि झड़पें जो हैं वो जारी हैं और वो झड़पें जो हैं वो गज़ा से पे तो खैर बॉम्बिंग वगैरह हो रही है और बमबारी हो रही है और शहादतें हो रही हैं, लेकिन झड़पें जो हैं वो जारी हैं शुमाल में हिज़्बुल्लाह के साथ। सही। और ये 7 तारीख का वाक़या था और आज जो है वो उसको 10 दिन, ठीक है। तो अब ये मामला जो हैं ये जो मैं कह रहा हूँ कि ये बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें एक ख़बर आज, अच्छा इसकी तरदीद नहीं हुई,
इस खबर की तरदीद नहीं हुई, और ये ख़बर जो है ये इसराइल और जो सऊदी अरेबिया के आउटलेट्स दोनों ने इस खबर को कैरी किया। सही। और ये है 22वीं और 23वीं स्लाइड, और मेरे नज़दीक ये बड़ी अहम है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ ये अब देखना है। टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है जो 22वीं स्लाइड में, कि अमेरिकन्स ने प्राइवेटली हमें ये कहा है, पुश किया है कि आप हिजबुल्लाह के साथ जंग ना छेड़ें। यानी ये छोटा मोटा जो मामला छोटे मोटे चल रहे हैं, और जो वो भी बात वो कह रहे थे कि जी 9/11 वाली गलतियां मत दोहराना और ये मत करना और वो मत करना, तो अमेरिकन जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई ना छेड़ी जाए। अच्छा, ये बात अगर की है फ़र्ज़ करें अमेरिकन ने, तो ये बात इसराइल के अस्करी हुक्काम मीडिया को क्यों लीक कर रहे हैं? उन्हीं को कोट करके फिर अल अरेबिया जो है, जो सऊदी मीडिया है, तो उन्होंने भी फिर इसी को कैरी किया कि इसराइली ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि यूएस सिक्योरिटी पुशिंग इसराइल नॉट टू इनिशिएट वॉर विद हिजबुल्लाह। इसराइली ऑफिशियल्स ने कहा कि, क्योंकि इसराइली ऑफिशियल्स ने पहले को दिया, पर खबर इतनी बड़ी कि भाई हिजबुल्लाह से नहीं लड़ना, अमेरिकन कह रहे हैं, वरना ये मामला ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जब ये हुआ कि अब आप देखें चारों तरफ, अगर देखें कि ये आग कहाँ तक चली गई है, कहाँ तक फैल गई है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड फोरम का इजलास हुआ, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट पुतिन भी थे और बाकी दुनिया से भी नुमाइंदे आए हुए थे। अब आप देखें कि 193 मुल्क हैं दुनिया में, 193 जो कुल ममालिक हैं उनकी तादाद है 193, 193 मुल्क हैं इस कुर्रे अर्थ पे, और 193 में से 150 मुल्क जो हैं, 150, वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा हैं। सिर्फ बाकी जो ममालिक हैं वो यानी 43 के करीब ममालिक जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा नहीं है, और 150 मुल्क जो हैं वो बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, जिसमें मिस्र भी है। अच्छा, अब मिस्र के जो वज़ीर आज़म हैं, मिस्र के एक तो सदर हैं जनरल सीसी, वो तो वहीं रहे। ज़ाहिर है कि मिस्र के हालात इस वक्त जो हैं वो वहीं पे रहे, और मुजाहरे हो रहे हैं, और मुख्तलिफ सफारतकार जो हैं बुलाए जा रहे हैं, मतलब एक केओस है। कोई 4-5 एयरपोर्ट्स आज फ्रांस के वहाँ पर खाली करवा लिए गए, धमकियाँ आएंगी जबकि ये यहाँ पे कोई वाक़या हो सकता है, तो एयरपोर्ट्स पे फ़्लाइट्स रुक गई सारी। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पहली दफ़ा मैंने ये हुआ है कि पब्लिकली जो प्रीमियर शी जिनपिंग हैं वो पब्लिकली जो है वो सामने आए। यानी सामने से मुराद ये है कि वो हमें नज़र आए मिस्र के वज़ीर आज़म के साथ, और मिस्र के वज़ीर आज़म के साथ मुस्तफ़ा मेदबुले, तो मुस्तफ़ा मेदबुले के साथ वो सामने आए, और एक तवील उन्होंने खुलकर जो है वो बात की कि हमारी चाइना क्या कह रहा है और क्या बात करना चाह रहा है और कहाँ पे खड़ा है इस पूरे क्राइसिस में। फिर दोबारा चाइना की तरफ से ये बात हुई। सही। अच्छा, अब वो चाइना की तरफ से जो बात हुई, तो मैं फिर जाहिर सी बात है कि बिल्कुल एग्जैक्टली उन्हीं के मीडिया को ही कोट करके हम ये बात कर सकते हैं जी। और एक तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हम दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो 42nd स्लाइड है उसको हम दिखा सकते हैं, और उसके बाद जो है वो हम मतलब उन्होंने ये खुल के कहा कि ये जो है ये टू स्टेट सॉल्यूशन इसका हल है, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन, दो रियासती जो हल इसका यही है कि दो रियासतें बने। अच्छा, उसके बाद जो है वो और अगर CNN को देखें तो CNN जो है, जो फर्स्ट स्लाइड है, चाइना शी सीक्स स्विफ्ट एंड टू इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कॉल्स फॉर टू स्टेट सॉल्यूशन। ये शी जिनपिंग ने पहली दफ़ा आके यानी पब्लिक में ये एक उन्होंने लंबी बात की है कि टू स्टेट सॉल्यूशन इसका हल है, इससे कम चाइना ने बात नहीं की। और ज़ेंजुआ को अगर हम कोट करें सेकंड जो स्लाइड है, तो फिर उसमें वो भी चाइना का मीडिया भी यही बात कर रहा है कि प्रीमियर शी जो हैं मीट्स मेदबुले गोइंग टू जॉइंटली वर्क फॉर मोर स्टेबिलिटी
सर्टिनिटी टू रीजन एंड वर्ल्ड, जो सेकंड स्लाइड है। लेकिन उसमें वो फिर कह रहे हैं, अगर ये हम दिखाएं कि तो फंडामेंटल इशू है, फंडामेंटल वे आउट जो है वो ये है कि इसमें टू स्टेट सॉल्यूशन, इसका जो हल है वो टू स्टेट सॉल्यूशन ही है, और ये प्रीमियर शी ने कह दिया दोबारा। अच्छा, अब ये तो दो बातें, यानी इसका मतलब है कि अजब सी हुई। एक तो ये कि इसराइल कह रहा है कि हमें अमेरिकन ये कह के गए हैं कि हिजबुल्लाह से नहीं लड़ो, दूसरा, और हिजब ये कॉन्फ्लिक्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। अब लेकिन कैसे अमेरिकन ने क्यों कहा होगा कि हिजबुल्लाह से ना लड़ो, तो अगर हिजबुल्लाह से तो लड़ाई हो रही है। गज़ा की रफ़ा क्रॉसिंग अभी तक नहीं खुली है, ठीक है, यानी वो जो बात कल बाइडेन कर गए थे कि जी ये खुल जाएगी आज दोपहर को, रात तक, आगे पीछे, वो अभी तक नहीं खुली। वो जब भी खुलेगी तो वो उसको मिस्र खुद डिसाइड करेगा। मिस्र ने एक तो कल जुमे का रोज़ है, तो 3 रोज़ की तो तमाम मुल्कों में सोग मनाया जा रहा है, ये जो हस्पताल का सानिया पेश आया। लेकिन और जाहिर है कि उसमें मुख्तलिफ जगहों पे इज्तिमात होंगे, मुजाहरे होंगे पूरी दुनिया में। लेकिन उसमें जो दूसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि हफ्ते के रोज़ मिस्र ने काहिरा में 12 मुल्कों के सरबराहान काहिरा में आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो मुल्क हैं 12, इनमें जो है वो अमीर कतर हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर हैं, बहरीन के हुक्मरां हैं, कुवैत के हुक्मरां हैं, इराक, कब्रस, महमूद अब्बास फ़लस्तीन के, तुर्की और यूनान के लोग भी हैं। ये मेडिटेरियन के अंदर सारा मामला हो रहा है। तो ये सारे जो हैं ये 12 मुल्कों ने ये कंफर्म कर दिया है कि हम वहाँ पे शरीक होंगे जाके, 12 कंट्रीज़, ठीक है। ये हो रही है जनाब समिट, इन्होंने बुलाई है, जनरल सीसी ने ये बुलाई है इतवार के रोज़। सही। लेकिन इसमें अब 2-3 मामला। पहली बात तो ये है कि हिजबुल्लाह तो तैयार बैठी है और हिजबुल्लाह के साथ झड़पें हो रही हैं, हॉस्टेजेस यरगमाली अपनी जगह मौजूद हैं, मदद कोई नहीं जा पा रही। जितनी मदद है, आज रशिया ने भी भेजा है बहुत सारा सामान, पाकिस्तान की तरफ से भी गया है, बाकी मुल्क सारे पूरी दुनिया की तरफ से। इसमें इस्लामी मुल्क नहीं, इसमें बाकी चैरिटीज़ और जो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी चैरिटीज़ उनकी बहुत काम करती हैं। तो वो चूँकि इंसानी अलमिया एक जन्म ले रहा है, बहुत बड़ा ले चुका है बल्कि, तो वो वहाँ पर सामान भेजना है। लेकिन हॉस्टेजेस हैं। असल बात ये है कि जो यरगमाली हैं उनका क्या होगा। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये 2000 जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं और 2 कैरियर्स हैं और ये वहाँ पे मौजूद हैं मेडिटेरियन के अंदर, तो ये क्यों मौजूद हैं, क्या वजह है। और अगर कोई मामला ख़राब हुआ, अगर मामला बिगड़ गए और हालात से निकल गए, तो उसके बाद जो है वो इसका जो सारा मलबा है वो मलबा किस पे पड़ेगा। ये देखें ना, ये जैसे ब्लूमबर्ग कह रहा है कि बाइडेंस 40 स्लाइड, बाइडेंस कैरियर्स एंड ट्रूप्स सेंड अ सिग्नल ऑफ फोर्स इफ डिप्लोमेसी फेल्स। डिप्लोमेसी तो फेल हो चुकी है। अच्छा, और उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ जो वहाँ के जराइद हैं और मीडिया है, उसमें मिसाल के तौर पे जैसे फॉरेन पॉलिसी ने भी लिखा है, 27वीं स्लाइड, उनका एक बड़ा अच्छा आर्टिकल भी है, एंड ऑफ बाइडेंस मिडल ईस्ट मिराज। अच्छा जी, तो ये हालात जो हैं कि अमेरिका, अच्छा फिर फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है कि अमेरिका इज़ द रूट कॉज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन लेटेस्ट वॉर। तो ये 2000 फौज जो है ये वहाँ पर क्या करेगी, किसके साथ लड़ेगी, क्यों मौजूद है, क्या ये बूट्स ऑन ग्राउंड, तो उन्होंने कहा हम नहीं होंगे। लेकिन क्या हिजबुल्लाह के साथ अगर जंग छिड़ गई और कोई वाक़या एक्सीडेंटल वॉर हो गया, तो क्या ये देखिए रॉयटर्स ने 30th स्लाइड, रॉयटर्स कह रहा है कि ट्रिप टू इसराइल टाइज बाइडन एंड यूएस टू एनी गज़ा ऑफेंसिव। अब अगर कोई भी ऑफेंसिव होता है गज़ा में तो इसराइल और बाइडन जो है वो मतलब है कि बाइडन भी उतने ही जिम्मेदार होंगे कि जितना जो है ये होंगे। तो ये मामला अब किस तरफ जा रहे हैं। क्या चाइना इसमें कोई सीज़ फायर करवाएगा, रोकेगा? क्या हिजबुल्लाह के साथ वाकई अमेरिकन ने बात की है, या इसराइल कह रहा है कि नहीं, उन्होंने तो देखिए मना किया, उसके बावजूद हमने जंग छिड़ दी। हिजबुल्लाह वहाँ पे तैयार बैठी है। हिजबुल्लाह ज़्यादा देर तक इस मसले से दूर अपने आप को नहीं रख सकती, सकिन हो जाएंगे। मुल्क भी हैं ना हिजबुल्लाह तो के साथ आप देखें ना, ईरान मिलकर आया है, फिर ईरान के साथ सऊदी अरेबिया खड़ा है, यूएई, सारे मुल्क तो एक हो गए हैं सब। कुछ मेरे ख्याल से मुल्क ऐसे हैं यूरोप के जिनको इस वक्त
एक ऐसा रोल रखना चाहिए था, जैसे जापान या साउथ कोरिया इधर के लोग आ रहे हैं मिलने सरबराहान वगैरह, लेकिन कुछ मुल्कों को अपना रोल ऐसा रखना चाहिए था कि वो बीच में दरमियान में वो निगोशिएट करवा सकें। जैसे हमने देखा कि पिछले साल भी, यानी पिछले साल तो नहीं, पिछले साल ये यूक्रेन जंग से पहले भी जो डिप्लोमेसी हुई थी उसमें भी तैयब अर्दोगान भी एक्टिव थे, उसमें बहुत सारे लोग और भी शख्सियात एक्टिव थी, कोशिश की। और बरतानिया के वज़ीर आज़म जा रहे थे, आ रहे थे, बात कर रहे थे, मैक्रो एक्टिव थे कि जंग किसी तरह ना हो, लेकिन जंग चिढ़ गई। तो यहाँ तो मैंने कल भी बात की थी कि सफारतकारी हुई नहीं। दूसरी जो बात है वो एक बड़ी अजब सी है, वो ये है कि जो इसराइल है उसके ऊपर तो हमने तारीख के ऊपर भी बात कर ली, हमने उसके बॉर्डर्स पे भी बात कर ली, हमने उनके पास ये आयरन डोम और फ़ौज कितनी है और ये भी बात कर ली। लेकिन एक बड़ी अहम बात है जो कि हम दरमियान में मिस कर गए, और वो मेरा ख्याल से अहम तरीन बात है। ये जब इसराइल बना है 48 में, तो जो बेंगोरियन पहले उनके वज़ीर आज़म थे इसराइल के, उन्होंने कहा कि ये जो आइंस्टाइन है और बाकी जितने भी ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं पूरी दुनिया के, ये सारे तो यहूदी हैं, और ये जो है ये न्यूक्लियर वेपन्स और ये सारा कुछ तैयार कर रहे हैं, ठीक है ना। ओपेनहाइमर, टेलर, ये सारे जो हैं, ये तो सारे जो हैं ये हैं यहूदी, और ये तैयार कर रहे हैं न्यूक्लियर वेपन्स। ये 48 में उन्होंने बेंगोरियन ने सोचा। तो 1948 में, यानी अब आप ये सोचें कि 1945 में अमेरिकन गिरा चुके हैं जापान पे, हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो एक बड़ी तबाही आ चुकी है। 3 साल बाद इसराइल बना है। तो इसराइल जो बना है, तो पहले वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ये तो इतनी बड़ी तबाही, ये तो कामयाब अमेरिका ने किया है, और इसको बनाने वाले तो सारे यहूदी थे, तो क्यों ना इसराइल अपने न्यूक्लियर वेपन्स बनाना शुरू करे। तो 1948 से इसराइल ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करना शुरू कर दिया, और वो काम इस तरह करना शुरू किया कि वो अमेरिकन को पता भी था, नहीं भी पता था। फ्रांस के साथ उन्होंने फ्रांस से हेल्प ली, बरतानिया ने उनको पैसे दिए। क्या हुआ, ये जो डी क्लासिफाइड पेपर्स हैं जो बहुत से सालों के बाद ये डी क्लासिफाई हो रहे हैं, तो उसमें ये जनाब कोई 1960 का पेपर है, ये जो उनकी CIA की लाइब्रेरी से, एटॉमिक एक्टिविटीज़ इन इसराइल, ये जो हैं ये दिमोना न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स जो है वो वहाँ पर काम शुरू हो गया, और ये सारा फैसिलिटीज़ में और सामान आ रहा है और जा रहा है, और ये सारा कुछ शुरू हो गया। और इसमें अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाएं, तो इसमें बहुत सी जगहों पे ये न्यूक्लियर के हवाले से ये बिल्कुल जिक्र हो रहा है कि जी ये टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर इसराइल ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा को कहा है कि ये दिमोमा का जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है इसको क्या करना है। ये 1961 का ये पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो उन्होंने न्यूक्लियर की अपनी तैयारी शुरू कर दी है। मैं बात कब से कर रहा हूँ, 48, 50s और 60s की बात हो रही है। सही। और होते 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 ये हुआ कि फिर ये इसराइल ने कभी ऐलान नहीं किया कि हम अपने न्यूक्लियर वेपन्स तैयार कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हम बना रहे हैं। लेकिन 1973 में, 1973 में जो भी हम रोज़ जिक्र कर रहे हैं कि वो जो जंग हुई इसराइल की, तो उस जंग के दौरान जो है वो एक मरहला बड़ा ख़तरनाक आ गया था उस जंग के दौरान। और वो जंग के दौरान जो है वो मामला ये हो गया था उस जंग के दौरान कि मैं यौम कपूर जंग की बात कर रहा हूँ। उसके दौरान ये हुआ था कि एक मरहले पे जो मोशे दयान थे, मोशे दयान वज़ीर दिफा थे इसराइल के, वो जिनकी एक आँख जो है वो उस पर नुकसान पहुँचा हुआ था, तो उन्होंने वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर से, वो बड़े डिप्रेशन में थे, तो उन्होंने वज़ीर आज़म गोल्डा मेयर से ये कहा कि हम कोई 13 न्यूक्लियर वेपन्स अरबों के ऊपर और फ़लस्तीनियों पे गिरा देते हैं। अच्छा, और इसको नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है सैमसन ऑप्शन। सैमसन, वो जो सैमसन एंड डिलाइला वाला करैक्टर ने, सैमसन जो यहूदी था, तो सैमसन ऑप्शन यानी सब गिरा दो, सब ख़त्म कर दो, सैमसन ऑप्शन। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो, ये जंग इसलिए ख़त्म हुई कि ये न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने की धमकी अमेरिकन को दी थी। सही।
नतीजे में ये हुआ, क्यूबन क्राइसिस में पता है सोवियत यूनियन ने भी कहा कि हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मूव करेंगे, और दरमियान में फिर ये खामोशी के साथ ये मामला बहुत ज़्यादा उछला नहीं, सामने नहीं आया क्या हुआ। लेकिन ये 1973 की जंग के पीछे इसराइल की ये धमकी थी कि अगर हम नहीं जीते, अगर हम हार गए जंग, तो हम न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करेंगे। तो 73 की जंग का ये किस्सा जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 37 स्लाइड हम देख सकते हैं जिनको देखना हो। हाउ ब्रिटेन हेल्प इसराइल गेट द बॉम्ब, ठीक है। हम यहाँ पे इसराइल ने आज तक ऐलान नहीं किया कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिक्रेटिव इसराइली 36 सिक्रेटिव इसराइली फैसिलिटीज अंडरगोज मेजर प्रोजेक्ट। फिर मिसाइल थ्रेट में मिसाइल्स ऑफ इसराइल। अच्छा, फिर उसके बाद ये जो तो मतलब इसराइल ने जो है वो मुकम्मल तौर पे ये किया कि उन्होंने ये कहा कि हम इसमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने जा रहे हैं। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स को जब यूज़ करने की मामला चल गया सैमसन ऑप्शन का, तो जाहिर है अमेरिकन भी कूदे, अरबों को भी पीछे किया ये। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो अरब दुनिया के अंदर ये बात, आप उनसे मिले तो उनको पता है लोगों को कि ये हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन जो है ये गिराने लगे थे। अच्छा, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियर वेपन हमारे ऊपर गिराने लगे थे, और उसके बाद फिर ये हुआ कि 1985 में एक उनके साहब हैं वनूनो, अच्छा मोर्दिशाई वनूनो। ये मोर्दिशाई वनूनो जो है ये मराकश से यहूदी फैमिली थी, और ये आके इन्होंने वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोग्राम में काम करना शुरू कर दिया था। तो ये हुआ कि ये गए और इन्होंने जाके जो है वो कहते हैं ना विसल ब्लोअर, इन्होंने इंटरव्यू दे दिया संडे टाइम्स को। सही। और संडे टाइम्स को इन्होंने इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि इसराइल का तो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम पूरा का पूरा तैयार है, और उनका तो वेपन सिस्टम पूरा तैयार है, और वो उसकी वजह से जो अरब मुल्क हैं वो परेशान हैं कि हमारे ऊपर ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो मिसाइल्स हैं ये ना गिरें। तो ये जो अगले दिन अब ये हुआ कि ये इनको अच्छा ये छप गया संडे टाइम्स में, ही छप गया ये 1985 का संडे टाइम्स है। रिवील्स द सीक्रेट ऑफ इजराइल्स न्यूक्लियर आर्सेनल, ठीक है। ये विसल ब्लोअर जो था इसने वहाँ पर इसराइल, अच्छा अग 2-4 दिनों के बाद क्या हुआ कि ये इटली कहीं गया, इसको कहीं ये हनी ट्रैप हुआ और इसको अगवा करके मोसाद वापस लेकर आ गई इसराइल में। और जब इसराइल में आ गया बंदा, तो ये उसके बाद फिर 1987 में, तो फिर 87 का वॉशिंगटन पोस्ट है, वनूनो ट्रायल ओपन्स इन सीक्रेसी। फिर गार्डियन है जो ये बता रहा है कि मोर्दिशाई वनूनो गेट्स 18 साल फॉर ट्रेजन, ये 1988 का आर्काइव है। अच्छा, फिर जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ ना कि न्यूक्लियर वेपन, तो ये टाइम्स ऑफ इसराइल को देख लें कि मोशे दयान जो 20 स्लाइड है, मोशे दयान है, दयान जो नाम यूज़ हो रहा है मोशे दयान है। मोशे दयान पुश प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर टू कंसिडर यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स इन 1973 वॉर। अच्छा, यानी यहाँ तक मामला जो हैं वो चले गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि ये बात फिर आती रही सामने। मिसाल के तौर पे जैसे 35वीं स्लाइड है तो हारिस में कह रहे हैं हाउ इजराइल बिल्ट अ न्यूक्लियर प्रोग्राम राइट अंडर अमेरिकन नोजेस। फिर उसके बाद 2014 में गार्डियन कह रहा है कि दी द ट्रूथ अबाउट इजराइल सीक्रेट न्यूक्लियर आर्सेनल। न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है 32वीं स्लाइड इजराइल एंड द बॉम्ब। और फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले द बुलेटिन, जो ये अमेरिका के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट वगैरह हैं, ये उनके मैगजीन्स हैं, वो कह रहे हैं यूएस साइलेंस ऑन इजरायली न्यूक्लियर वेपन्स इन द राइट विंग इजरायली गवर्नमेंट। स्टिम्सन सेंटर बड़ा थिंक टैंक है, उन्होंने इसी साल लिखा कि हाउ इजराइल्स न्यूक्लियर मोनोपोली अफेक्ट्स प्रोलिफरेशन इन द मिडल ईस्ट। तो बात ये सारी कि विल्सन सेंटर की ही एक और रिपोर्ट भी है, वो कह रहे हैं कि यूएस डिस्कवरी ऑफ इजराइल सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। और उस ज़माने में फिर ये हो रहा है कि 1974 में पता चला, ये CIA सेड इन 1974 के इजराइल हैज़ हैड एटॉमिक बॉम्ब्स, यानी एटॉमिक बॉम्ब्स। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट कैनेडी को भी पता था और उससे पहले आइजनहावर को भी पता था। ये उस ज़माने से इनका प्रोग्राम सारा बना। अच्छा, अब वापस आ जाएं, अब हम आ जाते हैं हाल में। इसराइल जो है वो दुनिया के उन मुल्कों में से जिनके पास समंदरी सबमरीन्स, एयर और ग्राउंड से वो अपने मिसाइल्स को फायर
कर सकते हैं और उनकी एक पूरी रेंज है, ठीक है। और न्यूक्लियर वेपन्स को ये मैं यानी मशरिक़ वस्ता में अगर कोई वाहिद ये इसराइल के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अच्छा, ये जहन में रखिएगा बात कि इसराइल जो है ये वाहिद यानी मशरिक़ वस्ता का मुल्क है। मैं सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ की बात कर रहा हूँ, CSIS की रिपोर्ट, ये उनकी कर्टसी से मैं ये बता रहा हूँ कि उनके पास ये, और अगर ये वहाँ से फायर करते हैं तो फिर उनकी रेंज आप देखें कहाँ तक जा रही है, ठीक है। जो ये रेंज है वो कहाँ तक उनकी रेंज है, लॉन्ग रेंज ये। अच्छा, और फिर उसमें ये ऑपरेशनल एक ऑब्सोलीट हो गया है इनका, लेकिन अब उसकी जो थर्ड रेंज है वो 6,500 किलोमीटर तक, कुछ 3,500 तक, और ये इनकी मिसाइल्स और ये न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये इनके न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि जा सकते हैं इस रेंज तक। सही। अच्छा, अब ये तो हो गया ना न्यूक्लियर। अच्छा, ये 8वीं स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी ने और फर्दर पढ़ना हो तो ये डॉक्यूमेंट्स देख लें नेशनल आर्काइव से, इसराइल सीक्रेट न्यूक्लियर डॉक्यूमेंट्स आपको बहुत सारे इसमें मिल जाएंगे। तो ये जो है ये अब सवाल ये है कि ये व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। बहुत सारे पेपर्स मिलेंगे और पूरे इस पे ईमेल लिंक आपको बता दिया। अच्छा, अब इसमें जो दूसरी चीज़ है जो इसके साथ, अब आपके वहाँ पर इसराइल में हमास आ गई, इंटेलिजेंस फेलियर था, क्या था। अगर LA टाइम्स को देखें 13th, हमास अटैक ऑन इसराइल रिफ्लेक्ट्स इंटेलिजेंस फेलियर बट दैट्स नॉट द वर्स्ट फेलियर। अच्छा, उसके बाद फिर अगर हम इकोनॉमिस्ट देखें 15, एहूद बराक जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो कह रहे हैं 15वीं स्लाइड, नेतन्याहू को कह रहे हैं फॉर द ग्रेटेस्ट फेलियर इन इजराइल्स हिस्ट्री। आज जो गालंत हैं वज़ीर दिफा, वो कह रहे हैं कि टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टॉप टेरर ऑन स्लॉट। फिर उसके बाद फॉरेन पॉलिसी लिख रहा है, हाउ इसराइल्स स्पाइज फेल्ड एंड वाई एक्सकलेशन कुड बी कैटास्ट्रॉफिक। इसमें जो अगर आप बात इसकी इनकी पढ़ें, इसको थोड़ा सा गौर से आप देखें तो वही कह रहे हैं कि 1973 में जो हालात पैदा हो गए थे कि जहाँ न्यूक्लियर आ गया था दरमियान में, वो हालात पैदा उस वक्त तो ये सिचुएशन ऐसी। अब तो देखिए ना, ये जो आए हैं लोग या हिजबुल्लाह के लोग अगर आ जाते हैं, ये जितने मुल्क हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, अमेरिका, ये मुल्क अपने न्यूक्लियर वेपन्स के लिए इनकी सिक्योरिटी अलग है। सही। ये पुलिस रेंजर्स जो है, ये कोई FIA वाले रेंजर्स, ये इनकी सिक्योरिटी का सिस्टम इतना सख्त है कि कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि वो आपके, क्योंकि उसका उनका बाकायदा मुआयना होता है, ठीक है। अच्छा, इसराइल ने चूंकि शो नहीं किया हुआ कि हमारे पास वेपन्स हैं, उन्होंने आज तक क्लेम नहीं किया हुआ, बल्कि जिस बंदे ने उनको कहा बताया कि इनके पास वेपन्स हैं, उनको उसको उन्होंने 18 साल के अंदर डाल दिया, वो कह रहे हैं कि हम तो बनाते रहे। अब सवाल ये है कि ये वेपन्स जिनका ऐलान भी नहीं किया, ये वेपन्स कहाँ हैं? तल अवीव के पास हैं, तल अवीव के कितनी दूर हैं, साउथ में हैं, क्या वहाँ तक हमास पहुँच गई थी? क्या ये न्यूक्लियर वेपन्स को बचाने के लिए अमेरिकन आए हैं कि कोई ऐसे हालात हों तो न्यूक्लियर वेपन्स को वो उठा लें? क्या इसराइल का फेलियर जो है, देखिए इंटेलिजेंस फेलियर, ये मगवी लोग अगवा हो गए, ये ब्लास्ट हो रहे हैं, आयरन डोम, ये एक तरफ है। इसराइल इज़ अ न्यूक्लियर स्टेट। इंडिया के न्यूक्लियर वेपन्स का उनका अलग सिस्टम होगा। पाकिस्तान का एक बहुत ऐसा सिस्टम है कि जो पूरी दुनिया कहती है कि महफूज तरीन हाथों में है। इंडिया का भी ऐसा ही है, चाइना का भी, रशिया भी। न्यूक्लियर वेपन्स के दरमियान हमास घुस के आ जाती है और हिजबुल्लाह घुस जाती है, और उधर से जनाब मुजाहिर। तो मुझे बताएं, ये जो दिमोमा का शहर है, ये पूरा एक शहर है जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स, और ये साउथ में जो सहरा है, सीना के साथ जो सहरा लगता है, उसमें ये दिमोमा का शहर है जहाँ पे ये मिसाइल गिर रहे हैं, जहाँ पे ये रॉकेट मार रहे हैं हमास वाले और हिजबुल्लाह वाले। तो न्यूक्लियर साइट के ऊपर अगर कोई मिसाइल गिर गया और वहाँ पर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई वेपन्स के लिए, तो क्या इसराइल के न्यूक्लियर वेपन्स ख़तरे में हैं? और क्या किसी मरहले पे उनको दुनिया ये सोच सकती है कि वो जंग छिड़ गई है, और ये ऐसा मुल्क जो माजी में कह चुका है कि हम सैमसन ऑप्शन इस्तेमाल करके अगर किसी ने हमसे छेड़ा तो अरबों पे हम न्यूक्लियर वेपन गिरा देंगे, तो क्या वो हथियार उठाने के लिए तो नहीं आ गए अमरीकी? ये देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो दुनिया जमा हो रही है, वो क्या हथियार इनके, क्योंकि फेलियर हुआ है ना जी, ये खौफनाक फेलियर है सही कि न्यूक्लियर स्टेट जो है उसके जो न्यूक्लियर एसिड जहाँ रखे हैं वहाँ तक हमास के लोग या हिजबुल्लाह के रॉकेट और वो सारे पहुँचना शुरू हो गए। डॉक्टर साहब ब्रेक ले लेते हैं, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आने वाले जो चंद रोज़ हैं उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी और अदालती फैसले किसी हतमी फैसले की तरफ लेके जा रहे हैं? ये मुल्की सियासत को कहीं हतमी कोई रंग इसका निकलेगा मुल्की सियासत का। सही। और आने वाले दिनों में शायद शेख रशीद साहब हमारे जो हैं इंतहाई सीनियर सियासतदान, उनके हवाले से भी कोई ख़बर आए या वो ख़ुद आएँ या जो भी सिलसिला उनके हवाले से भी। और ये भी मुमकिन है कि अगले चंद दिनों में फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस साहब ने आज एक अंदिया दिया कि फ़ौजी अदालतों का मामला जो है वो भी आने वाले दिनों के अंदर वो उसकी समाअत भी हो सकती है अदालत में। अच्छा, एस एम ज़फ़र साहब का इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। हमारी मुल्क की तारीख़, हमारी मुल्क की अदालती तारीख़ और हमारा जो एक आप समझें कि पूरा मुल्क और लाहौर और इधर उधर जो जिस तरह से महफ़िलों में उनका और एक उनका जिसे कहना चाहिए कि अंदाज़ गुफ्तगू और बड़ी उनके साथ बड़े ताल्लुकात रहे, अली ज़फ़र साहब के वालिद। सही। और एस एम ज़फ़र साहब जो हैं ये 93 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। ये बर्मा रंगून में ये पैदा हुए थे और फिर उसके बाद 1965 में ये अयूब ख़ान सदर अयूब ख़ान की कैबिनेट में वज़ीर कानून थे जब भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, और भरपूर ज़िंदगी गुजारी और कमाल की शख्सियत थे। तो इनके जाने का एक दुख रहेगा, एक बड़ा खला है जो पूरा नहीं हो सकेगा। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए और इनके अहले खाना जो हैं सबसे हमारी बहुत दिल से ताज़ियत। दूसरी बात, मैं आपसे जो बात कह रहा था ना कि इसराइल में ये जो बॉम्बिंग्स हो रही हैं, रॉकेट गिर रहे हैं, उन्होंने कहा जी रॉकेट ये इधर गिर गया, किसने मारा? उन्होंने कहा जी इस्लामी जिहाद ने किया। वो बाइडन कह रहे हैं कि जी मुझे इंटेलिजेंस ने बताया। ये सारा ये हो रहा है ना सारा कुछ, इससे हट के इन नक्शों को ज़रा देखें, दो जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। एक CIA और चाइना और यूरोप के मुल्क इस पे तकरीबन मुत्तफिक हैं। मैं वो आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ। ये जो इसराइल है इसमें एबाहान के मकाम पे न्यूक्लियर वेपन्स को स्टोर किया हुआ है। हैफा के नज़दीक न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हैफा पर भी हैं पॉसिबल न्यूक्लियर वेपन्स। उसके बाद एयरबेस नियर सस्पेक्टेड ग्रेविटी बॉम्ब स्टोरेज बंकर्स हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये गज़ा की पट्टी बिल्कुल कोने में है, लेकिन इससे ऊपर गज़ा और शुमाली जो इलाका है इसराइल का, उसके दरमियान आप देखें तो तेल नोफ में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, नेहोल सोरेक में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और सबसे बढ़ के ये जो दिमोना जो जहाँ पर जनूब में ये वो सहरा है जो कि फिर इजिप्ट के साथ मिल जाता है, तो इसमें यहाँ पर रिसर्च सेंटर है और ये आप समझ लें कि ये इनका मरकज़ है न्यूक्लियर वेपन। अभी ये चारों तरफ से जनाब रॉकेट गिर रहे हैं, वेपन्स गिर रहे हैं, कुछ को वो आयरन ड्रोम गिरा रहा है, कुछ को नहीं। दूसरा मैप अगर देखें, दूसरा मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस देखें, हैफा पे है। उसके बाद ये है कि एलुबन, ये बिल्कुल शुमाल में है, ठीक है। अब गज़ा तो देखिए बिल्कुल नीचे छोटी सी ग्रे कलर की पट्टी नज़र आ रही है ना, ये ग्रे कलर वेस्ट बैंक है और गज़ा फ़लस्तीनी इलाका, लेकिन दरमियान में आप देखें जो ऑरेंज कलर का इलाका है वो इसराइल है। तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो है वो निहाल सोरेक पे है। उसके बाद ये दिमोना वो उनका बड़ा ये न्यूक्लियर वेपन्स पूरे इसराइल में इन्होंने इंस्टॉलेशंस, ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। मैं अब जो ये एक हद तक मामला हो सकता है कि रॉकेट इधर से फेंका तो इधर से, ये चेरनोबिल वाला वाकया, ये एक सैमसन ऑप्शन पे तैयार हो गए थे। मैंने कहा ना सैमसन ऑप्शन पे तो 1973 में इन्होंने कहा था कि न्यूक्लियर चला दो और मतलब ख़त्म कर दो, सारा दुनिया भी जाए हम भी जाएं। तो बात सारी ये है कि ये जो वाकया पेश आया है हॉस्पिटल का, इस पर दुनिया सारी एक बात कर रही है, वो कह रहे हैं एक बात कि नहीं जी ये तो खुद इन्होंने किया। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं और न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ इंटेलिजेंस फेलियर का लफ्ज़ बार बार सारा मीडिया जो है अमेरिका का वो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर फेलियर, ठीक है। और ये न्यूक्लियर फेलियर का जो लफ्ज़ है, ये न्यूक्लियर फेलियर अगर तो ये हो जाए ना, ये फॉरेन पॉलिसी जैसे कह रहा है बार बार, मैंने फॉरेन अफेयर्स कह रहा है 17वीं स्लाइड, इजराइल्स इंटेलिजेंस डिजास्टर। मसला ये है कि ये न्यूक्लियर फैसिलिटी अगर तो न्यूक्लियर फैसिलिटी, ये न्यूक्लियर स्टेट है मैंने पहले कहा ना, और थोड़ा छोटा सा मुल्क है ये, कोई काज़ाकिस्तान या कोई
सूडान या कोई सहराए सीना या कोई मंगोलिया, इस तरह से कोई बहुत बड़ा मुल्क नहीं। इसराइल एक छोटा सा इलाका है जिसमें एक तरफ गजा है, एक तरफ जो है वो मगरबी किनारा है, दरमियान में इसराइल है। इन्होंने पूरे मुल्क में वेपन्स को रखा हुआ है। सही। तो ये इसीलिए सब जरा रुके भी हुए हैं कि भाई ये छोटी मोटी झड़पें और ये तो सारा चल रहा है, लेकिन इससे बढ़ के अगर कोई बात हुई और इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी उड़ गई और इन्होंने कहा कि ये तो हमास ने या ये इन्होंने हिजबुल्लाह या किसी की, तो दुनिया थोड़ा सा यहाँ इसलिए रुक गई है, इस वक्त यहाँ इसलिए रुक गई है कि मैंने आपसे कहा ना कि मामला ऐसा नहीं है सिर्फ कि जी ये होस्टेजेस को छुड़ाना है तो ये डिजास्टर हो गया है तो ये बचाओ और ये करो वो करो, वो अपनी जगह चल रहा है सारा। असल बात है कि इसराइल एक न्यूक्लियर स्टेट है और वहाँ पर इंटेलिजेंस फेलियर अगर हुआ है, हमास आई है, हिजबुल्लाह जो भी है, और उनके रॉकेट्स गिर रहे हैं आके, तो उसके नतीजे में न्यूक्लियर फैसिलिटीज का क्या होगा? अमेरिकन क्या सोच रहे हैं? अमेरिकन क्या सोच रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स उन्होंने ही बना के दिए ना, उन्होंने ही फैसिलिटी। अगर किसी फैसिलिटी के ऊपर, न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर कोई रॉकेट गिर गया, किसी ने भी गिराया, इसको छोड़ दें आप, वो इल्जाम लगाने वाला भी कोई नहीं रहेगा ना बाद में। कि इशू ये है कि ये न्यूक्लियर स्टेट के अंदर सिक्योरिटी का फेलियर और डिप्लोमेसी का फेलियर, ये अब सबको रिस्ट्रेन कर रहा है कि जरा रुको, क्योंकि इसके बाद जो कुछ होगा, ये ऐसा नहीं है गजा को काट दिया तो गजा बीच में से वो सुरंगों में से बम फट गए, वो अपनी जगह अलग है, वो भी कुछ करेंगे आगे से। उन्होंने अगर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई, या इन्होंने खुद ही देखें, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जिस तरह रॉकेट और ये जंग हो रही है ना, ये एक मतलब यहां से समझ लें एक न्यूक्लियर स्टेट जिसमें तमाम ऊपर से नीचे तक न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं। तो जब भी हम बात करें कि रॉकेट गिर रहा है, रॉकेट रुक गया, रॉकेट इधर से आया उधर से आया, ये हुआ, मुजाहरे आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये जहन में रखें कि कोई 200 बयान करता है, कोई 400 बयान करता है, कोई 150 बयान करता है। इतने न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसराइल के पास तैयार खड़े हैं जो कि एक बड़ी रेंज रखते हैं। ये वाहिद मुल्क है मशरिक़ वुस्ता का जो कि न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन ऐलान नहीं करता कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, इसलिए कोई मुआहदे वायदे साइन भी नहीं होने किए हुए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपना दोस्तों रिश्तेदारों को दुआ के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।